नमस्कार बच्चों आज हम ग्रामर का एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है समास। समास आपके लिए एक नया टॉपिक है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इसको बहुत ध्यान से सुनना है, सारी वीडियोस देखनी है, तब आपको ये टॉपिक समझ आएगा। ठीक है, हमारा टॉपिक है समास। तो मैं आपको समास जो है एक एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है कि अगर हम कहें कि ये रसोई के लिए घर है, तो हम कितने ज़्यादा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, रसोई के लिए घर, है ना। अगर हम सेकंड एग्जाम्पल देखें, हाथों के लिए कड़ी, तो यहाँ भी 4-5 शब्द यूज हो रहे हैं, हाथों के लिए कड़ी। तो ये बड़े बड़े जो शब्द हैं, इन जो एक वाक्य बनाते हैं, इनकी जगह पर अगर हम एक शब्द का प्रयोग करें, जैसे रसोई के लिए घर, इसको हम ये ले, हम बोले कि रसोई घर। हाथों के लिए कड़ी, इसके लिए हम बोले हथकड़ी। तो यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो जब अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके, मतलब छोटा करके हम एक शब्द बना देते हैं, तो इसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। जिस तरह संधि में दो वर्णों का मेल होता है, उसी तरह समास में दो शब्दों का मेल होता है। ठीक है, तो अनेक शब्दों को संक्षिप्त करने की इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। इसमें समास के ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे समास की प्रक्रिया से बनने वाले पद को हम समस्त पद कहते हैं। ठीक है, ये समास है, जो समास की प्रक्रिया है, जो इसके पदों को जोड़ देता है, तो पदों को जोड़कर जो शब्द बनता है उसको हम समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। ठीक है, जैसे हमने ये लिया था शब्द रसोई घर, तो इसमें एक हो गया पूर्व पद, एक हो गया उत्तर, मतलब दो शब्दों से मिलकर समास बनता है। ठीक है, तो इन पदों को अलग अलग करना विग्रह कहलाता है। जब हम इन पदों, दो पद होते हैं, इन पदों को जब हम जोड़ देते हैं तो ये समस्त पद बन जाता है, और जब इन दोनों पदों को हम अलग कर देते हैं तो ये समास का विग्रह कहलाता है। विग्रह का अर्थ होता है अलग होना, अलग करना। तो जब हमने उनको अलग कर दिया तो वो विग्रह हो गया, जब हमने उनको जोड़ दिया तो वो समस्त पद हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी हुई है कि पूजा घर। पूजा घर तो दो शब्दों को मिलाकर बना है, इसलिए ये समस्त पद है। ठीक है, अब समस्त पद है तो इसमें एक पूर्व पद भी होगा, एक उत्तर पद भी होगा। पूर्व पद वो होता है जो पहले आता है, उत्तर पद वो होता है जो बाद में आता है। तो पूजा घर, ये सब शब्द में जो पूजा शब्द है वो पहले आया है, तो इट मीन्स ये पूर्व पद है। ठीक है, और इसमें घर जो है वो बाद में आया है, तो ये उत्तर पद है। तो इन दोनों को मिलाकर बन गया ये हमारा समस्त पद। पर अगर हमारे पास एग्जाम में ये आए कि ये जो पूजा घर शब्द है इसका विग्रह कीजिए, समास का विग्रह कीजिए, तो विग्रह का मतलब कि हमें अब इसे खोल के बड़ा करना है, इसको अलग करना है। ठीक है, तो पूजा घर, इसको ये जो दो शब्द जुड़े हुए हैं, समस्त पद बने हुए हैं, इनका हमें विग्रह करना है, इनको हमें अलग करना है। तो अलग करने के लिए हम इसमें क्या लगाएंगे, पूजा के लिए घर, तो ये बन गया हमारा समास का विग्रह। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये एग्जाम में दोनों तरह से आ सकता है। आपको ये भी आ सकता है कि आपको पूजा घर शब्द दिया होगा, इसका विग्रह कीजिए, तो विग्रह मतलब उसको हमने खोल के लिखना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा पूजा के लिए घर। ठीक है, अगर हमें एग्जाम में आया है पूजा के लिए घर और इसका समस्त पद कीजिए, तो समस्त पद में हमें सिर्फ दो ही शब्द चाहिए होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो इसमें के और लिए हम हटा देंगे और हमारे पास रह जाएगा पूजा घर, ये हमारा आ जाएगा समस्त। ठीक है, तो ये डिफरेंस है समस्त पद और समास के विग्रह में, जो आपको अच्छे से समझना है। और ये चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें जब हम समस्त पद कर देते हैं तो उसमें दो ही शब्द होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है
उत्तर पद। अब इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए और अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो बच्चों, हमने पढ़ा था समास, समास की परिभाषा और उसके बारे में जाना था, समस्त पद, समास के विग्रह के बारे में। आज हम पढ़ेंगे समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। पर ये समास हम इकट्ठे नहीं करेंगे, बहुत धीरे धीरे स्लो स्पीड से करेंगे, क्योंकि अगर आप इकट्ठे कर लोगे तो इनके जो नियम है, जो रूल है, उनमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, हमें बहुत इजीली ये टॉपिक समझना है, इसलिए हम धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, तो आपको आज ये 6 भेद जो हैं ये याद रखने हैं कि इसके 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु और द्वंद्व समास। ठीक है, आज हम एक ही भेद करेंगे और वो है द्विगु समास। अब इन 6 में से मैंने द्विगु समास इसलिए चूज किया है क्योंकि द्विगु और द्वंद्व समास दोनों ही थोड़े इजी समास हैं, वो जल्दी समझ आ जाते हैं। तो हम पहले वो करेंगे जो इजी है, इजी से हम टफ की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे द्विगु समास। अब द्विगु समास का जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में 2 तरह से आ सकता है। एक तो आपको ये पूछा जा सकता है कि एक पद दिया होगा कि इसमें कौन सा समास है। ठीक है, तो द्विगु समास की सबसे बड़ी पहचान है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, मतलब पहला पद और दूसरा पद। तो इसका जो द्विगु समास है, इसका जो पहला पद है वो हमेशा संख्यावाची होता है। संख्यावाची मीन्स उसमें काउंटिंग होगी, उसमें गिनती होगी। ठीक है, इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह करने पर हम लगा देते हैं समूह या समाहार। तो जब भी आपको विग्रह आएगा, आपको आएगा कि इस पद का विग्रह करें, और अगर आप देखोगे कि ये द्विगु समास है तो हम उसका विग्रह करने पर उसके साथ लगाएंगे समूह या समाहार, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल ली है चौराहा, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि चौ जो है उसका अर्थ होता है 4। तो मतलब जो फर्स्ट हमारा पद है वो संख्यावाची है, वो गिनती है। तो जहां पर संख्यावाची गिनती आ जाए तो इट मीन्स वो द्विगु समास है। ठीक है, जहां पर पहला पद संख्यावाची हुआ, आप आंखें बंद करके वहां पर द्विगु समास लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आया हमारा चौराहा, 4 राहों का समाहार। ये हमारा समस्त पद है और ये हमारा विग्रह है। अगर आपको शब्द आए चौराहा और क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें कौन सा समास है, तो हम गिनती देख के हम लिख देंगे कि ये द्विगु समास है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आए कि चौराहा का विग्रह कीजिए, तो विग्रह मतलब उसको हमें बड़ा बनाना है, उसको हमें अलग करना है, तो हमें उसके साथ समूह या समाहार लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लिखेंगे 4 राहों का समाहार। ठीक है, पर अगर आपको एग्जाम में ये आए कि 4 राहों का समाहार, ये आपको शब्द दिया हुआ, इसका समस्त पद बनाइए, तो समस्त पद बनाना मतलब अब हमें उसे कंबाइन करना है। समस्त पद में हमें सिर्फ 2 ही पद बनाने हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो ये बन गया हमारा चौराहा। ठीक है, समझ आया? तो जब हमने शब्द लिया चौराहा, जब इसका विग्रह किया तो लगा दिया समूह या समाहार, और अगर हमें एग्जाम में समूह या समाहार दिया हुआ है तो हमने इसका समस्त पद बना दिया चौराहा। और अगर हमें ये पूछा गया है कि ये समास कौन सा है, तो यहाँ पर गिनती आई है, पहला शब्द संख्यावाची है, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर द्विगु समास है। तो अब इसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट करें। नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे समास और आज हम आगे करेंगे द्वंद्व समास।
बच्चों आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, द्वंद्व समास का अर्थ होता है, जैसे द्वंद्व नाम से ही हमें पता चल रहा है, एक दूसरे के बीच में द्वंद्व होना, कंपटीशन होना, लड़ाई होना। तो मतलब दो शब्दों के बीच में द्वंद्व, तो इसलिए दो शब्दों के बीच में द्वंद्व है तो इसमें दोनों ही शब्द प्रधान होते हैं। ये नहीं है कि एक शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक शब्द कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और जब भी हम समास करते हैं उसमें हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास दो पद होते हैं। तो द्वंद्व समास को पहचानने के जो नियम है वो ये है कि इस समास में पहला नियम है कि दोनों पद ही प्रधान होते हैं। दूसरा है कि दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल ली है दिन रात, तो यहाँ पर बीच में एक योजक चिन्ह लगा हुआ है। और अगर हमने दो पदों के बीच में योजक चिन्ह है तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये द्वंद्व समास है। ठीक है। और जब इसका विग्रह किया जाता है तो विग्रह करने पर दोनों के साथ में और, या, तथा, एवं लगाया जाता है। जैसे दिन रात है, ये समस्त पद है, जब इसका विग्रह करेंगे ये बन जाएगा दिन और रात। चौथा नियम द्वंद्व समास को पहचानने का ये है कि अधिकतर दोनों पद एक दूसरे से विपरीत होते हैं। जैसे दिन रात, ये विपरीत शब्द है, ऊंचा नीचा विपरीत शब्द है। तो यहीं से हमें पहचान हो जाएगी कि दोनों पद प्रधान हैं, दोनों पद एक दूसरे के विपरीत हैं, या दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो इट मीन्स ये द्वंद्व समास है। ये तो इसकी पहचान है। और जब हम इसका विग्रह करना होगा, इनको अलग करना होगा, तो हम बीच में और लगा देंगे। ठीक है, या भी लगा सकते हैं, दिन रात, दिन और रात, यहाँ पर दिन या रात भी लग सकता है। माता पिता, माता और पिता, इसमें बीच में या भी लग सकता है, माता या पिता। तो बच्चों द्वंद्व समास को पहचानने की ये सबसे बड़ी पहचान है कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरा, दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। तीसरा कि अधिकतर दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब हमें इनका विग्रह करना होता है तो हम साथ में और, या, तथा, या, एवं लगा देते हैं। ये हमारा द्वंद्व समास। आगे है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास के लिए आपको ये समझना जरूरी होगा कि अव्यय का मतलब होता है अविकारी। अविकारी का अर्थ होता है जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे हम उसे लिंग में परिवर्तित करें, चाहे वचन में परिवर्तित करें, वो जो शब्द है अविकारी शब्द, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि वह दिन भर काम कर रहा है, इसका अगर हम लिंग बदलते हैं तो ये आएगा वह दिन भर काम कर रही है। तो दिन भर जो शब्द है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, चाहे हम इसका लिंग बदलो करें, चाहे हम वचन बदलो करें। तो इसलिए जिस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया तो वो है हमारा अविकारी शब्द। ऐसे ही आजन्म, जन्म भर, रातों रात, रात ही रात में, ये अविकारी शब्द हैं, क्योंकि जब आप इनका लिंग परिवर्तन करोगे या वचन बदलो करोगे तो इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो अव्ययभाव समास को पहचानने की सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि ये जो शब्द होते हैं ये अव्यय शब्द होते हैं, ये अविकारी शब्द होते हैं। इनको हम वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं कि इनके रूप में परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वहां से हमें पता चल जाता है कि ये अव्यय शब्द है, तो ये अव्ययभाव समास है। पर इसका विग्रह करने में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। जैसे हमने द्वंद्व समास में हर जगह और लगा दिया था, ऐसे अव्ययभाव समास में नहीं होता। तो अव्ययभाव समास का जब हम विग्रह करते हैं तो ये अलग अलग रूपों में विग्रह होता है। जैसे आजन्म में हमने लिखा जन्म भर, रातों रात लिखा रात ही रात में। तो इसको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको अव्ययभाव समास का विग्रह भी समझ आ जाएगा। पर अभी हमें सबसे पहले इसकी पहचान देखनी होती है। तो अव्ययभाव की समास की सबसे बड़ी पहचान यही है कि जो शब्द अपना परिवर्तन नहीं करता, चाहे वो वाक्य लिंग में परिवर्तन हो जाए, चाहे वो वाक्य वचन में परिवर्तन हो जाए, अगर इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो वो अविकारी शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं। तो ये समास जो है वो अव्ययभाव समास है। तो अब आप इसको अच्छे से नोट कर लो और आगे हम अगली क्लास में।
तो बच्चों हम द्वंद्व समास और अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे हम करेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपको ये ध्यान रखना है कि इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर इसमें कारक विभक्ति का चिन्ह आता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं। तो ये आपको अपनी कॉपी पे नोट करने बहुत जरूरी है। ये कारक चिन्ह है, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर। तो ये जो है ने, को, से, के लिए, ये सारे कारक चिन्ह हैं। तो ये कारक का टेबल भी आप अपनी कॉपी पे नोट कर लोगे। और तत्पुरुष समास के लिए आप ये चीज समझोगे कि इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसमें से कोई ना कोई कारक चिन्ह जरूर लगता है। और कारक विभक्ति जो है, जो कारक चिन्ह है, वो सिर्फ और सिर्फ तत्पुरुष समास में ही लगता है। इसलिए तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है और जब हम विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह लग जाता है। जैसे हमने लिया रसोई घर, ठीक है, रसोई घर। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह में से कारक कोई चिन्ह लगना चाहिए। रसोई को घर नहीं लिख सकते, रसोई का घर नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर आएगा रसोई के लिए घर, ठीक है। जैसे है राजपुत्र, तो राजपुत्र इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो आएगा राजा का पुत्र। बीच में का जो है वो कारक चिन्ह जो है वो लग गया। इट मीन्स ये संबंध कारक है। तो हमें कारक के नाम अभी याद नहीं करने हैं, वो लर्न नहीं करने, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह करने पर इसमें कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह लग रहा है। तो ये होता है हमारा तत्पुरुष समास। इसके लिए आपको कारक का टेबल आना बहुत जरूरी है। ये कारक चिन्ह का आप टेबल बना लोगे और इसकी पहचान का जो नियम है वो आप अच्छे से पढ़ लोगे।